है ना। तो ये करंट अफेयर्स बेस की क्लास है, तो आज हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 विधेयकों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उस क्लास में देखो, मैं एक चीज इंपोर्टेंट लाइन आपसे बोलना चाह रहा हूँ, क्या कि भाई ऐसी कोई सी भी विषय वस्तु नहीं है सोशल साइंस में जिसकी हम आलोचना नहीं कर सकते, ठीक है, जिसकी हम आलोचना नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई सा भी विषय वस्तु नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक अकबर को महान राजा बोल सकते हैं तो अकबर की आलोचना भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी सोशल साइंस की विशेषता होती है। यदि आप कृषि कानूनों की यहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं, यानी उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, तो इसकी आलोचना भी आप कर सकते हैं सोशल साइंस। लेकिन अब बात करो न्यूटन के नियमों की। आपने फिजिक्स में न्यूटन के नियम पढ़े होंगे, 3 नियम दिए न्यूटन ने। उन 3 नियमों की कभी आलोचना आपने नहीं पढ़ी, है ना, कभी भी नहीं पढ़ी होगी। तो इस आधार पर हम ये बात बोल सकते हैं, एक साइंस होता है, एक सोशल साइंस होता है, उसके मध्य सबसे बड़ा अंतर यही रहता है, साइंस के जो नियम होते हैं उसकी कभी आलोचना नहीं हो सकती, वो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, है ना। ये है आपका किसमें, साइंस में। लेकिन यदि हम सोशल साइंस के बारे में बात करें तो यहां पर जो भी हम बोलेंगे, जो भी मैं लाइन बोलूंगा, उसकी आलोचना हो सकती है, ठीक है। कोई सा भी विषय वस्तु हो, आप यदि पता लगा लें, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये बल्ब जलाने से लाइट आती है, बल्ब जलाने से लाइट आती है, इस बात का विरोध कोई कर सकता है मेरी, कर सकता है, नहीं कर सकता। अब बल्ब जलेगा तो लाइट आएगी, तो ये क्या है, साइंस है, ये क्या है, साइंस है, ठीक है। अब ये एक बात बताओ, मैं अगर ये वाली लाइन बोलता हूं कि भाई मैं अच्छा पढ़ाता हूं, है ना, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, या मैं बोलता हूं मैं बुरा पढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं मैं बुरा पढ़ाता हूं, तो आपका समर्थन, मेरे इस बात का समर्थन करने वाले भी बहुत लोग हो जाएंगे, और इस बात का विरोध करने वाले भी बहुत लोग हो जाएंगे कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। एक ऐसा भी हो सकता है। तो ये लाइन कैसी हुई, ये लाइन हुई सोशल साइंस की लाइन, है ना। तो आप अब अंतर समझ गए होंगे, जिस बात का विरोध आप करने में सक्षम है ना, और उसका पक्ष लेने में भी सक्षम हो सकते हैं, तो वो क्या होता है, सोशल साइंस होता है। और साइंस क्या होता है, जिसमें कोई भी मतलब पर्टिकुलर आप आलोचना नहीं करते। तो ये साइंस और सोशल साइंस में अंतर होता है। अब मैंने ये अंतर इसलिए बताया है क्योंकि हमारा जो टारगेट है ना, वो हमारे जो यूपीएससी का सिलेबस है, उसमें मोस्ट ऑफ जो सिलेबस है, 90% से ज्यादा सिलेबस, वो क्या है, 95% होगा सिलेबस सोशल साइंस है ना। तो सोशल साइंस में जब भी आपको सोचना है, जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, तो आपको उसके पॉजिटिव बिंदु के साथ साथ उसके निगेटिव बिंदु को भी सोचना है हाथों। पहली चीज मैंने क्या बोली, जब भी आप कोई सा भी विषय वस्तु पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, है ना, लिखेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, जो भी आपको करना है वो करिए, उसमें क्या होगा, पॉजिटिव बिंदु के साथ आपको निगेटिव बिंदु पढ़ना पड़ेगा। आपका क्या है, ये थिंकिंग प्रोसेस को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, आपका क्या नजरिया होना चाहिए आगे आने वाली क्लासों में, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। जब मेरे साथ पढ़ लो, मेंस की थिंकिंग करनी है आपको। यहाँ पर क्या पढ़ना, जो चीजें यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस में नहीं होती, कोई भी टीचर्स नहीं करवाते, ये जो पढ़ाई के बाद में जब बेसिक क्लियर हो जाता है, उसके बाद की जो चीजें होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई कोचिंग वाले नहीं बता, ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, ये कि थिंकिंग पावर को हमें कैसे सुधारना है, अपनी सोच को कैसे सुधारना है। तभी कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊं तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि खुद पढ़ लो। यही एक टीचर का सबसे बड़ा रोल होना चाहिए कि आपको क्या है, पानी में डाल दिया जाए तो तैरना भी मैं सिखा दूंगा आपको, है ना, लेकिन आपको पार मैं नहीं लेकर जाऊंगा। क्या करना है, आपको खुद तैरना है। क्यों तैरना है, क्योंकि हर बार यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में नए क्वेश्चन आते हैं, है ना। यदि आपको कोई रास्ता बता दे कि भाई ऐसे जाना है, तो नहीं होगा, आपको खुद रास्ता बनाना पड़ेगा वहां पर। उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और स्किल के लिए क्या करना, थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो सोचो, अब जितना ज्यादा आप सोचोगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपकी थिंकिंग पावर डेवलप, है ना। तो ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। तो मैंने पहली लाइन क्या बोली आपको हमारे उसमें, कि जब भी आप कोई सी भी चीज पढ़ेंगे तो उसके इंपैक्ट में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही साथ में लेके चलें, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट दोनों साथ में लेके चलें, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, हर एक चीज नहीं पढ़नी है हमें, हमें पढ़ना है एक ऐसी चीज जो कि क्या है, बहुत ही जरूरी है। यानी जरूरी का मतलब ये है जिसका प्रभाव दीर्घकालिक रूप से अधिक पड़ेगा, दीर्घकालिक रूप से अधिक प्रभाव पड़ेगा, जिस चीज का हमें पहले, सबसे पहले उन चीजों को कवर करना है।
है ना। तो हम पहले वो चीज कवर करेंगे, वो जो छोटी मोटी चीजें रहेंगी उन्हें हम स्किप करेंगे, मात्र क्या करेंगे, उन्हें सिर्फ सिंपल सा पढ़ते हुए चलेंगे। ये हमारे पास दूसरी चीज रहेगी। तीसरी चीज जो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ वो है नोट्स बनाना, है ना। नोट्स बनाएंगे आप, नोट्स जरूर बनाने हैं। और जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं जो पढ़ाऊंगा तो कृषि विधेयक वाला, जो तीनों कृषि विधेयक के बारे में, उसके बारे में आपको नोट्स में भी पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, क्या होते हैं, कैसे इसके लाभ हैं, क्या विशेषता है, ये सब चीजें आपके नोट्स में लिखी होनी चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। हमेशा एक बात याद रखना, बार बार आपको चीजें, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्या हो, देखो ध्यान से सुनो मैं बात जो बोलना चाह रहा हूँ, नोट्स का इम्पैक्ट क्या होता है, फायदे क्या होते हैं। फायदे ही होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत मेहनत से यूट्यूब पे पढ़ लिया, समझ लिया, दो तीन किताबों से समझ लिया, और आपको याद हो गया, समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह, ठीक है भाई, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आपकी याददाश्त क्या, आपकी क्या, मेरी भी याददाश्त, किसी की भी याददाश्त, एक स्टूडेंट की याददाश्त क्यों इस कम होती है, एक स्टूडेंट की याददाश्त कम होती है, रीजन क्या है, क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं पढ़ने के लिए। तो बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, तो क्या होता है, पिछली चीजें भूलता जाता है इंसान। तो उन चीजों को रोकने के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए, है ना। फिर तो नहीं है आप 1 घंटा 2 घंटा इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको सिंपल सा 10 मिनट चाहिए होगी जो उन नोट्स को रिविजन कर, है ना। तो इसलिए नोट्स भी आप जरूर बनाते हुए चलना। कौन से, जो मेंस में हम करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स में रोज डेली तो नहीं पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल के बीच में डेली पढ़ाऊंगा, लेकिन आने वाले समय में हम एक दिन 3 घंटे या 2 घंटे क्लास रखा करेंगे कि पूरे हफ्ते में जितना करंट अफेयर्स के बिंदु आए हैं, कौन से प्रीलिम्स वाले नहीं, प्रीलिम्स वाले मैं नहीं बताऊंगा, प्रीलिम्स वाले तो आपको मैगजीन से उठा के देख लेना है। यदि आपको एक बार पता होगी यूएस ओपन नियोमी ओसाका ने जीता, इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल सा, है ना। वो तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। लेकिन किसान बिल में, कोविड-19 में, भारत चाइना में, भारत नेपाल में जितनी भी समस्या हो रही है, वो भारत को क्या इम्पैक्ट करेंगे, आपको किस प्रकार इम्पैक्ट करेंगे, क्या लाभ है, क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, सोचने का तरीका है, वो चीज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ओके। हम शुरू करते हैं, है ना। फिर शुरू करते हैं आज के 3 विधेयकों के बारे में। किसान, जो अभी आप देख रहे हो दिल्ली बॉर्डर पे, है ना, सिंधु बॉर्डर में, और हमारे पास में यहाँ पर 2-3 किलोमीटर दूर है बुराड़ी, वहां पर भी क्या है, किसान आंदोलन हो रहा है, किसान विरोध हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बताओ, आपको कुछ समस्या है तो बोलो, ठीक है, कुछ समस्या है तो बोलो जल्दी। अभी शुरू करें फिर क्लास, है ना। क्लास में यदि शुरू करें, ठीक है, ओके, शुरू करते हैं, 1 मिनट पर। देखो, ओके, ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम कृषि विधेयकों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो कृषि विधेयक है, कृषि विधेयक, तो ये कृषि विधेयक आए, बेसिकली 3 विधेयक आए हैं, हाँ। ये 3 विधेयक सबसे पहले हम समझते हैं, कोई भी चीज आती है ना, कोई भी चीज आती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण विद्यमान है ना। बौद्ध धर्म में एक आपने फिलोसफी पढ़ी होगी जिसका नाम है प्रतिसम उत्पाद, है ना। उसका मतलब क्या है, यदि कोई कारण है, यदि कोई घटना हुई है तो उस घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर रहता है, हाँ? कुछ ना कुछ कारण जरूर रहता है। यदि आप दुखी हैं तो दुख के पीछे कुछ ना कुछ कारण, है ना। आप सुखी हैं तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजंस होंगे, है ना, कुछ ना कुछ कारण होंगे। तो सेम यही फिलोसफी हम हर जगह अप्लाई करेंगे प्रतिसम उत्पाद की, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक फिलोसफी है। वो क्या है, कोई भी किसान विधेयक आया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहे होंगे, वो क्यों रीजन है, तो वो क्या रीजन है, वो बेसिकली है आपका कृषि से संबंधित, विपणन से संबंधित समस्या। क्या है विपणन, विपणन का मतलब आप कल ऑलरेडी जानते ही होंगे, आपको मैंने ऑलरेडी बताया भी था क्या, कि भाई कृषि विपणन से संबंधित जो संस्थान था वो जयपुर में था, है ना, यानी कि मार्केटिंग से रिलेटेड, है ना, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग का मतलब ये होता है, एक तरफ को आप समझो किसान आदमी है, और एक दूसरी तरफ समझो है आपके उपभोक्ता, है ना। क्या है उपभोक्ता, उपभोक्ता का मतलब हो गया आप नगर का कोई व्यक्ति मानो या गांव का कोई व्यक्ति मानो जो कि कृषि के उत्पाद को खरीदता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप यहाँ पर पतंजलि का आटा ले रहे हो,
या सरसों का तेल ले रहे हो, या XYZ कुछ भी ले रहे हो, गाल ये क्या बोलते हैं, या फिर ये ले रहे हो, कुछ भी मसाला ले रहे हो, पनीर मसाला, कुछ भी XYZ आप ले रहे हो, ये क्या हुआ, ये उपभोक्ता के लेवल पर बात हो रही है। जो आपकी दुकान पर कृषि से संबंधित प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये हुई उपभोक्ता के संबंध। अब हम बात करते हैं किसान के संबंध में। किसान क्या उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है, जितनी भी फसल उगा रहा है ना, फसल फसल प्लस इसके साथ साथ कुछ बागवानी फसलें भी होंगी, है ना, प्लस पशुपालन भी होगा, है ना, पशुपालन, मत्स्य, है ना, मत्स्य, ये सब क्या हुआ है, किसान आदमी उगा रहा है ना, ये सब क्या है, किसान आदमी कर रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट का क्या है, उपभोक्ता तक पहुंच के लिए जो प्रणाली होती है, उस प्रणाली को बोलते हैं हम विपणन प्रणाली, है ना। ये माल यहां से यहां तक जाएगा, जितने सोर्सेस से जाएगा, हम उसे क्या बोलते हैं, विपणन प्रणाली बोलते हैं। अब क्या हो रहा है हमारे देश में, अभी आपको मैंने पढ़ाया भी, क्या पढ़ाया था कि कई मामलों में भारत नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन में। गन्ने के बारे में मैंने आपको बताया, चावल के बारे में मैंने आपको बताया, चावल के मामले में तो भारत सबसे ज्यादा निर्यातक देश है। तो उत्पादन के स्तर पर हम बात करें तो भारत किसी से कम नहीं है ना। उत्पादन के स्तर पर बात करें तो भारत किसी से कम नहीं है। क्यों कम नहीं, हमारे यहाँ पर रेगिस्तान तो बहुत कम है, हमारे यहाँ गंगा के मैदान है ना, पंजाब यहाँ पर सतलुज के मैदान है, ब्रह्मपुत्र के मैदान बताया आपको, कावेरी नदी, ये सब डेल्टा सब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इतना उपजाऊ भूमि वाला प्रदेश हमारा भारत है, देश हमारा भारत है। तो ऑब्वियस वाली बात है कि भाई फसल से रिलेटेड जितनी भी कोई समस्या होगी उत्पादन में, हम इतने पीछे नहीं है। लेकिन समस्या होने इसके बावजूद क्या होता है कि भाई जब आजादी के समय, आजादी 1960 के अराउंड, हम देखते हैं कि 1960 से लेकर अब 2020 आ जाता है, किसानों की आय में जो वृद्धि हुई है वो 21% के अराउंड हुई है ना, 21% के अराउंड हुई है। जबकि हम ये टीचर्स के बारे में बात करें, एक अध्यापक के बारे में बात करें, तो उनके अराउंड हो जाती है 160% की वृद्धि। अब एक किसान आदमी अपना प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन अगर मान लीजिए वो 1 रुपए का बेचता है और यहाँ पर उपभोक्ता को पहुंचता है 6 रुपए, यानी 5 रुपए, 5 रुपए मिल जाते हैं इस विपणन प्रणाली के जो बिचौलिए हैं, वो यहाँ पर कमाते हैं। ठीक है, किसान को कितना मिल रहा है, 1 रुपए मिल रहा है, और यहाँ पर मिल रहा है इन्हें 6 रुपए, ये यहाँ पर बेच रहे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, 5 रुपए का लाभ हो रहा है आपको। जो मध्यस्थ है यहाँ पर क्या होंगे, मध्यस्थ होंगे। मध्यस्थ कौन है, किसानों के मध्य है और उपभोक्ताओं के मध्य है, जो लोग हैं वो क्या है, मध्यस्थ। अब 1 रुपए और ये 6 रुपए है, 5 रुपए ये कमा रहे हैं। समझ लो इस 5 रुपए को कम करने के लिए, 5 रुपए को कम करने के लिए ही जो सिस्टम लाए गए हैं, जो विधेयक लाए गए हैं, वो ये 3 विधेयक। अब कोशिश ये की जा रही है किसानों को कम से कम भी नहीं तो भाई 4 रुपए मिले, और ये जो उपभोक्ता है इन्हें भी 4 रुपए में भी खरीदने को मिले। ये होगी आपकी आदर्श विपणन सिस्टम, है ना, आदर्श विपणन प्रणाली हो गई आपकी, कि 4 रुपए में किसान ने बेचा और 4 रुपए में उपभोक्ता को मिल गया। ऐसा बोलते हैं हम आदर्श विपणन। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो मध्यस्थ रहेंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि भाई यहाँ पर 3 और यहाँ पर कम से कम भी नहीं तो 5 रुपए का यहाँ पर मिल ही जाएंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, किसानों का भी क्या होगी, आय में वृद्धि होगी, और उपभोक्ताओं को भी सस्ती कीमत पर क्या मिलेगा, कृषि के उत्पाद। क्लियर है, ये वाली बात होनी चाहिए भाई। इससे फायदा दोनों को होगा, कि किसान को भी फायदा होगा और उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। तो इन्हीं उद्देश्य के अनुसार आपके क्या बोलते हैं, कृषि विधेयक लाए गए। अभी एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, डाटा याद कर लेना। 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है ना। ये जो कमेटी बनाई गई थी, इसका नाम था अशोक दलवई कमेटी, है ना। अशोक दलवई कमेटी की अनुशंसा पे है कि 2022 तक क्या करना है, 2022 तक हमें क्या करना है, अपनी किसान की आय को 2 गुना करना है। ये किसकी है, अशोक दलवई की रिकमेंडेशन है। अब उसी का अब वही कैसे होगी, ओबियस वाले 1 रुपए से हमें 3 रुपए यदि हम दिलवा देंगे, तो ओबियस वाली बात है किसानों की आय भी क्या होगी, दोगुनी होने की संभावना रहेगी, और भाई उपभोक्ताओं को भी आसानी होगी। जब भाई को बताओ, जब 6 रुपए से 5 रुपए हो गया, तो महंगाई में भी कमी आएगी नहीं आएगी,
महंगाई में भी कमी आएगी, महंगाई में भी कमी आएगी, पुलिस वाले आएगी। एक और कमेटी बनी है आरबीआई की जिसका नाम है उर्जित पटेल की कमेटी, उर्जित पटेल। इसने कहा है कि भाई जो महंगाई होनी चाहिए +-2% के अराउंड ही होनी चाहिए। अब उस लक्ष्य को यदि हमें प्राप्त करना है तब भी इन विधेयकों को लाना जरूरी है। ये जो जितने भी विधेयक है इन्हें लाने जरूरी है ना। तो इन्हीं उद्देश्य के आधार पर सरकार जो लाई है वो कृषि विधेयक लाई है ना। यहां तक आपको अब जवाब मिल गया होगा प्रतिसम उत्पाद का कि कोई घटना हुई है तो उसके पीछे कारण क्या है। घटना कृषि विधेयक लाया, क्यों लाया आपको पता चल गया होगा, है ना। क्या क्या पता चला भाई आपको, है ना। पता है भाई ये चला कि किसानों की आय को 2 गुना करना है तो किसानों को भी फायदा होगा। दूसरी बात आपको ये पता चली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, उन्हें सस्ती कीमत पर मिलेगी, यानी महंगाई को हम नियंत्रित कर लेंगे, है ना। ये भी भाई लाभ, और भी कुछ हिडन लाभ होंगे जो कि हम एक एक विधेयक को समझेंगे कि इस विधेयक से कौन सा लाभ होता है ना। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। तो इतना चीजें आप नोट डाउन करते हुए चलिए, एक एक चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उन सब चीजों को आप नोट डाउन करते हुए चलिए। ये बेसिकली आप कहां पर है, इकोनॉमी में, है ना। इकोनॉमी, ये है आपका इकोनॉमी का सेक्शन। अगर आप चाहते हैं ना एक काम और करना, कोशिश ये करना कि जितने भी करंट अफेयर्स के नोट्स बने उन्हें सेक्शन वाइज डिवाइड करना, यानी इकोनॉमी का अलग, इकोनॉमी का अलग, साइंस टेक का अलग, पॉलिटी का अलग, है ना, और आईआर का अलग ना। मेनली जो सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स होता है वो इकोनॉमी का होता है और इंटरनेशनल रिलेशन का होता है। पॉलिटी का उससे कम होगा, पॉलिटी का थोड़ा सा कम होगा बस। और एक एक अलग से बना लेना योजनाएं वाला, जितनी भी भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं होंगी वो हम अलग तरह से मतलब उससे डील करेंगे, ठीक है। तो ये बात अपना ध्यान रखना। तो वही कारण आपको पता चल गया कि क्या क्यों लाए गए हैं ये किसान विधेयक या कृषि विधेयक। अब हम इस विधेयक का नाम हम याद कर लेते हैं, इसलिए याद करते हैं क्योंकि ये जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई ये विधेयक का नाम क्या था ना। इवन यहाँ पर अभी इंटरव्यू भी हो रहे हैं, उन इंटरव्यू में भी ये पूछा जा रहा है कि भाई इनका नाम क्या है, एग्जैक्ट नाम बताओ। तो नाम बताने के लिए आपको पता होना चाहिए इनका नाम है क्या, है ना। तो पहले का नाम है कृषि उपज, कृषि उपज व्यापार एंड वाणिज्य, कृषि उपज एवं व्यापार वाणिज्य संवर्धन, ब्रैकेट में है संवर्धन एंड सुविधा, सुविधा ना, अधिनियम, अधिनियम 2020, 2020, ठीक है। ये है इस विधेयक का नाम, पहले का। 4 विधेयक है ना। एक हुआ ये वाला विधेयक, दूसरा विधेयक हुआ आपका मूल्य आश्वासन, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एंड संरक्षण अधिनियम 2020। और एक तीसरा है आपका, तीसरा विधेयक है आपका आवश्यक वस्तु संशोधन, संशोधन अधिनियम 2020। ये 3 विधेयक हैं ना। इन 3 विधेयकों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई इस विधेयक में क्या है क्या है क्या है ना। पहले विशेषता, सेम उसी तरह जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया सोशल साइंस वाला, है ना। सबसे पहले हम जानेंगे क्या है, और दूसरा फिर जानेंगे हम इसके क्या लाभ होंगे, और फिर क्या जानेंगे हम इसकी समस्या क्या है, और फिर इसका समाधान क्या भाई। पहला आपको विशेषता आपको पता होनी चाहिए, है ना। फिर दूसरा आएगा क्या, क्या कि इसके लाभ क्या होंगे, इसका क्या आएगा, इसकी हानि क्या होगी, है ना। हानि या समस्या जो भी कुछ है बोल सकते हो, समस्या ज्यादा शब्द अच्छा है, समस्या। फिर क्या होता है इसका समाधान, समाधान क्या होगा। अब देखो
अब आपको बताता हूं क्या चीज, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना। सर ये एक वाला 2 नंबर का है और पहले 3 नंबर का है, मैंने ऐसे पढ़ा, इनसे कोई मतलब नहीं होता, ये पहले नंबर पे लाए गए, ये दूसरे नंबर पे लाए गए, इससे कुछ नहीं होता, ये 3 कानून लाए गए हैं, बस ये याद रखो। ठीक है, मैं तुम्हें कहाँ लेवल की बात बता रहा हूँ, अब तुम छोटी सी बात में लज रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई अभिजीत, है ये पहले नंबर पे हो गया या दूसरे नंबर पे हो गया, इससे क्या मतलब, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखो क्या बोलते हैं, अब क्वेश्चन के बारे में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ये आते हैं कि भाई पहले बात तो तुम्हें 1 या 2 नंबर से कुछ नहीं हुआ, ये मैंने अपना ऐसे हेडिंग डाल दिए, इससे कोई बेफिक्र रहो, है ना, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है ना। ये इस तरह से ये 3 विधेयक लाएगा, तुम इसे पहले लिख दो, इसे बाद में लिख दो, देखो इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो पीसीएस में देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं और यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, इसके बीच में अंतर क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अंतर क्या होता है, पीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे कि भाई ये जो विधेयक है, मान लीजिए जैसे कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य, है ना, वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम जो है, इसकी विशेषताओं के बारे में बताओ, पीसीएस में ऐसा आ जाएगा। या फिर ये आ सकता है इसके लाभ और हानि के बारे में बताओ, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसके लाभ एवं हानि के बारे में बताओ, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। और एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, इन विधेयकों से, है ना, इन विधेयकों के पढ़ने वाले प्रभावों पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए या आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, कुछ भी आपको पूछ सकता है, तो ये भी हो सकता है ना, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो आपको यदि इन 3 डायमेंशन पर, इन 4 डायमेंशन पर आप काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस वाली बात है, ये क्वेश्चन आपको कहीं भी छूटेगा नहीं। आपकी इस हर पहलू को यदि आप जानते हो, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आपका आंसर आप दे लोगे, है ना। और दूसरी चीज क्या करनी है, आपको थिंकिंग पावर अपनी डेवलप करनी है, वो कैसे डेवलप होगी, देखो मैं अभी बताता हूँ आपको इसका जवाब, कैसे हमारी थिंकिंग पावर डेवलप होगी। ठीक है, तो थिंकिंग पावर डेवलप करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसे हटाना चाहिए। तो पहला हम विधेयक के बारे में समझ लेते हैं, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य। अच्छा, आपको ये बात पता है, चलो मुझे कौन बताएगा, आपसे पूछता हूँ, ये व्यापार और वाणिज्य में क्या अंतर होता है, व्यापार और वाणिज्य में क्या अंतर होता है ना, व्यापार और वाणिज्य में क्या अंतर होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या अंतर होता है, पता है किसी को। चलो अब मैसेज में तुम कमेंट करोगे, इतना लंबा लिखोगे, उससे अच्छा क्या है बता ही दें, है ना। बढ़िया इंटरनेशनल है, बता दीजिए, इंटरनेशनल है, ठीक है, छोड़ो एनीवे, कुछ नहीं, मैं बताता हूँ व्यापार और वाणिज्य में क्या अंतर होता है, व्यापार और वाणिज्य में अंतर क्या होता है। अगर मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं, है ना, आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बदले में आप मुझे फीस दे रहे हैं, है ना, उसके बदले में आप मुझे फीस दे रहे हैं। एक तो ये चीज हो गई, ये क्या हो गया, हमारा व्यापार हो गया, ट्रेड हो गया, है ना। हमारा तो है ट्रेड नहीं है ना, ट्रेड तो हम इसे बोल ही नहीं सकते एजुकेशन को, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, है ना, या फिर आप एक बार सिंपल सा समझे, यदि मान लीजिए आप, मैं एक दुकानदार हूं और आप क्या है, एक स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट है या मेरे लिए ग्राहक है, आप मुझे पैसे देते हैं, उसके बदले में मैं आपको क्या दे रहा हूँ, कॉपी दे रहा हूँ, पेन ले रहा हूँ, जो भी आप ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक तरह का व्यापार, एक तरह का क्या हो गया, ये व्यापार हो गया। लेकिन वाणिज्य क्या है, वाणिज्य एक ब्रॉड कंसेप्ट है, जिसमें व्यापार भी शामिल होता है, इसमें व्यापार भी शामिल होता है। अब मैंने आपको बताया कॉपी पेन बेचने का क्या हुआ, व्यापार हुआ। लेकिन जहां से ये बन रही है, जहां से कॉपी पेन ये बन रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट होने के साथ साथ क्या हो रहा है, उसका किराया भी दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें एक्टिविटी हो रही हैं। तो इन सब एक्टिविटीज को यदि आप शामिल कर लेते हो, तो ये हो जाता है आपका वाणिज्य, ये हो जाता है आपका कॉमर्स हो जाता है। यानी कि क्या बोला मैंने, कि वाणिज्य में क्या होता है, वाणिज्य में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उस एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी व्यापार है। जबकि यदि मान लीजिए वो किताब लेने वाला किसी बैंकिंग से ऋण ले रहा है, कुछ
है ना, माल मंगाने के लिए परिवहन साधन का यूज कर रहा है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना, जो व्यापार या वाणिज्य में काम करती है। तो इस सबका सम्मिलित रूप क्या होता है, वाणिज्य होता है, और व्यापार क्या होता है, सिंपल सा लेन देन होता है जिसमें क्रय और विक्रय होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मुझे लगा होगा, समझ में आ गया होगा कि वाणिज्य क्या है, ब्रॉड कंसेप्ट, और व्यापार क्या है, एक तो उसका नैरो नैरो पोर्शन है ना, उसका क्या है, नैरो पोर्शन है। अब हमें जो बात कर रहे हैं कृषि विधेयक संवर्धन अधिनियम 2020 के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब तैयार हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो विधेयक था, इस विधेयक आने से पहले की जो व्यवस्था है, यानी जो वर्तमान में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि वो व्यवस्था कैसी है ना। तो भाई वर्तमान में इसे अभी भूल जाएंगे, इसे भूल जाएंगे। ये जो विधेयक आया था, इससे पहले क्या व्यवस्था थी, यानी जो अभी वर्तमान में भी चल रही है, वैसे तो विधेयक पारित हो गया, तो अब चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो व्यवस्था थी उसमें क्या था। अब ये सिंपल सा था भाई, आपको एक किसान आदमी है, अभी मैंने बताया किसान आदमी का क्या थी, उपज थी ये किसान आदमी की, और ये उपज ये इसने बेची भाई बाजार में, इसके अब यह उपज आया, अब इसने उपज ली और देखने लगा कि भाई मेरी उपज कौन खरीदेगा। तो बस इसकी जो उपज खरीदने वाले लोग होते थे, उसमें वो होता था बस एपीएमसी मंडी, एपीएमसी मंडी, एपीएमसी मंडी। अब आप तो कहेंगे कि हमारे घर में, आस पड़ोस में, हम तो किसान के बेटे खुद हैं या बेटी हैं, हमारे हम तो देखते हैं कि मंडी में नहीं जाते हैं, है ना, या फिर आपके हमारे उत्तराखंड में या फिर जो वैष्णो मुरादाबाद साइड में ये सब लोग हैं, वहां पर तो मंडी में है, वहां पर तो मंडी है, तो डायरेक्ट भी जाते होंगे, वहां पर तो डायरेक्ट भी जाते होंगे, या फिर क्या होता होगा, किसी व्यापारी को बेचते होंगे, दो कंडीशन होती होंगी। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो व्यापारी होते थे, इन व्यापारी के पास जो लाइसेंस होता था, ये लाइसेंस भी कहां से जारी होता था, इन एपीएमसी मंडियों से जारी होता था। इन व्यापारियों को आड़ती भी बोलते हैं, है ना, आड़ती। तो आड़ती दो टाइप के होते थे, एक आड़ती होते थे जो कि क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एपीएमसी मंडी में है ना, जहां पर किसान जा रहा है, अपना माल लेके जा रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना गेहूं लेके जा रहा है, जो भी कुछ है, गन्ना तो नहीं, गेहूं लेके जा रहा है, चावल लेके जा रहा है, और यहाँ पर आके आड़ती पर बेच रहा है, व्यापारी को बेच रहा है। दूसरा रिलेशन ये होता था सिंपल सा, ये जो उपज है, उपज यहाँ पर आड़ती व्यापारी को दी जाती थी, और आड़ती व्यापारी यहाँ पर फिर से एपीएमसी मंडी पर बेच देता था। यहाँ पर दो स्टेप हो गए, दो स्टेप हो गए। और फिर ये एपीएमसी मंडी में जो व्यापारी थे, ये बेचते थे बच्चों, किसे बेचते थे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जिन्हें जरूरत होती थी, जरूरत कैसे होती, मान लो पतंजलि को आटा बनाने की जरूरत हुई, तो वो गेहूं तो लेगा, तो मान लो पतंजलि इंडस्ट्री को यहाँ पर बेचा, है ना। इसके अलावा ब्रिटानिया कंपनी है, बिस्कुट बनाता है, उससे बेचेगा भाई, है ना। और भी बहुत सारी कंपनियां जिन्हें गेहूं की जरूरत होती होंगी, तो इन कंपनी को यहाँ पर बेचा जाता था। अब ये रिलेशन ध्यान से समझना, ये रिलेशन ही समझा देगा ये वाला विधेयक आपको, ध्यान से बस समझते हुए चलना। किसान था भाई, बीच में एपीएमसी मंडी है, व्यापारी आड़ती। अब होता ये था, मान लो किसान है, एक व्यापारी छोटा व्यापारी था, इस बड़े व्यापारी को बेचता था, और बड़े व्यापारी फिर एपीएमसी मंडी को बेचती थी, और एपीएमसी मंडी के बीच में भी हो सकता था कभी कभी एक और बिचौलिया आ जाता था, जो थोक में खरीदता था इन व्यापारियों से, और बड़े और फिर इन्हें बेचता था। तो काफी लंबी चैन हो जा रही है ना। यहाँ पर क्या है, ये मध्यस्थ है, ये क्या है, इनका नाम क्या बोला मैंने, मध्यस्थ है। ये मध्यस्थी क्या कर रहे थे, अभी 5 रुपए खा रहे थे, है ना, इन्हें 1 रुपए मिल रहा था, इन्हें 6 रुपए देने पड़ रहे थे, और ये 5 रुपए खा रहे थे। अब क्या है, इन मध्यस्थों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है ना, इन मध्यस्थों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है इन विधेयकों के माध्यम से भी। अब ध्यान से समझना, ये एपीएमसी मंडी क्या है, पहले हम समझते हैं। अब इन्हें समझने से पहले एपीएमसी मंडी है क्या, अब हम एपीएमसी मंडी के बारे में हम समझते हैं। एपीएमसी मंडी क्या है। अगर मान लो भाई आपका रीजन है मुरादाबाद, कौन सा, मुरादाबाद, तो भाई मुरादाबाद में एक मंडी है होगी जिसे एपीएमसी मंडी बोलते हैं। अगर यार, अगर मान लो ये एपीएमसी मंडी है मुरादाबाद की, और ये पूरा मुरादाबाद है ना, ये पूरा मुरादाबाद है। अब इस मुरादाबाद में अगर मान लो कोई सा भी किसान होगा, है ना, ये मुरादाबाद की मंडी हो गई। एक और मंडी है आपकी उत्तराखंड की, जो काशीपुर पास में ही है ना, काशीपुर की मंडी है, ठीक है, एक ये काशीपुर की मंडी। अब ये मुरादाबाद की मंडी है, ये काशीपुर की मंडी है। अब यहाँ का कोई किसान होगा,
तो ये जो है ना अपनी जो फसल है, फसल ये काशीपुर की मंडी में नहीं बेच सकता, ये कहां पर बेचेगा, ये मुरादाबाद की मंडी में ही बेचेगा। अब इसने क्या किया, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये जो किसान है यहाँ पर बेचेगा। अब काशीपुर का कोई किसान हुआ या जसपुर का कोई किसान हुआ, वो यहाँ पर बेचेगा ही। काशीपुर का किसान काशीपुर की एक मंडी में बेचेगा। तो ये बेसिकली एक एक्ट था जिसके माध्यम से क्या बताया जा रहा था आपको, मंडियों के, इसके माध्यम से क्या हो रहा है, किसान की जो फसल है वो कहां पर जा रही थी, एपीएमसी मंडी में जा रही थी। ये ऐसा हुआ क्यों था, एपीएमसी मंडी क्यों लाई गई थी, पहले इसे भी समझ लेते हैं। पहले क्या हुआ, अब देश आजाद हुआ, अब शुरू से ध्यान से समझो, देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ तो यहाँ पर क्या थे, साहूकार थे, साहूकार थे, बनिए थे। ये क्या करते हैं, ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर किसानों से फसल खरीद लेते थे और क्या बोलते हैं, उन्हें ऋण देते थे, ऋण जाल में फंसा लेते थे। उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा था, किसान क्या हो रहे थे, आत्महत्या की जा रही थी किसानों के द्वारा। क्यों, क्योंकि ये कम कीमत पर क्या बोलते हैं, ये खरीदते थे, कम कीमत पर किसानों से उनकी उपज खरीदते थे और उसके परिणाम स्वरूप ऋण देते थे और ऋण से क्या होता था, किसान हत्या करने लगते थे। अब उसके समाधान के लिए लाया गया एपीएमसी एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट, एपीएमसी एक्ट लाया गया। इस एपीएमसी एक्ट से क्या हुआ, यहाँ पर एपीएमसी जो मंडी थी, यहाँ पर लाया गया एक सिस्टम एमएसपी प्रणाली, एमएसपी प्रणाली। यानी कि अगर मान लीजिए ये गेहूं था, गेहूं की कीमत एक किसान को एक साहूकार 2,000 रुपए में देता था, है ना, और जिसकी कीमत मान लो 5,000 रुपए होती थी, 5,000 रुपए प्रति क्विंटल होती थी, और ये दे रहा था 2,000 में, 3,000 का लॉस हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप किसान आत्महत्या कर रहे थे। अब क्या लाया गया है, एपीएमसी एक्ट लाया गया। अब किसानों को ये फायदा हो गया, यदि एक किसान है, अब ये सीधा सा क्या बोलता है, किसी साहूकार या बंदी को फसल नहीं देगा, ऋण जाल में से फंसने की कोई जरूरत नहीं है, ये जाएगा सीधा एपीएमसी मंडी में जाएगा और एपीएमसी मंडी में क्या करेगा, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, एमएसपी की प्रणाली के माध्यम से अपनी फसल को बेच देगा। और किसान भी क्या, वो जो बनिए हैं, उन बनियों को भी क्या लेना पड़ेगा, अब लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा, एपीएमसी मंडियों से लेना पड़ेगा। अब वो उसे 2,000 में नहीं खरीद सकता, अब उसे कितने में खरीदनी पड़ेगी, 5,000 में खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि तो सरकार की एपीएम एमएसपी प्रणाली के तहत अब जो कीमत निर्धारित होगी वो होगी 5,000। ठीक है, तो ये एपीएमसी मंडी के फायदे थे। क्या फायदे थे कि भाई ऋण जाल से इसने बचा दिया, है ना, और क्या हुआ, मंडी स्थापित हो गई। मंडी स्थापित होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भंडारण की क्षमता भी डेवलप हुई, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुए, रोजगार बढ़े, है ना। तो ये हमारे इसके एपीएमसी मंडी के फायदे। लेकिन होता क्या है, कालांतर में होता क्या है, इस एपीएमसी मंडी में भी कुछ खामियां देखने को मिलती है ना, इस एपीएमसी मंडी में भी कुछ खामियां देखने को मिलती है। अब हम उस खामी के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको अपने नोट्स इस तरह से बनाने हैं, कैसे, आजादी के समय भारत भारत के किसान साहूकार बनियों से मतलब ऋण जाल में फंस जाते थे, समस्या होती थी। उन समस्या समाधान करने के लिए एपीएमसी मंडी लाई गई। इस एपीएमसी मंडी में क्या हुआ, एमएसपी प्रणाली को लागू किया गया, जिसके तहत किसानों को एक क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत उनकी फसल खरीदी जाती थी, है ना। लेकिन इसके बावजूद एपीएमसी मंडी में कुछ निम्नलिखित समस्याएं थी। अब वो समस्या क्या है, उनकी समस्याओं के बारे में हम अब पढ़ते हैं। ठीक है, क्या समस्या थी, उन समस्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं। इस मंडी सिस्टम में क्या समस्या थी और इस समस्या के समाधान करने के लिए जो एक कानून लाया जा रहा है वो क्या है ना, ये पढ़ते हैं। पहले हम क्या पढ़ते हैं, समस्या पढ़ते हैं कि इस मंडी में क्या समस्या है ना, ये जो मंडी सिस्टम है इसमें क्या समस्या है। तो देखो भाई, समस्या पढ़ने के लिए तैयार रहिए। तो समस्या ये थी, सबसे पहले समस्या तो ये थी। अब मान लो मैं अपनी बात करूं यहाँ काशीपुर की मंडी की, ठीक है, काशीपुर की मंडी, है ना, एक जगह है काशीपुर, यहाँ पर एक मंडी है काशीपुर की मंडी। तो भाई उत्तराखंड में एक जगह है काशीपुर। तो काशीपुर में क्या हो रहा है, एक मंडी है, इस मंडी में मान लो लगभग 25 व्यापारी है। 25 क्या है, व्यापारी है, व्यापारी के पास लाइसेंस है किसानों से फसल खरीदने का। अब इन्होंने क्या किया, है ना, इन्होंने क्या किया कि भाई काशीपुर की जो मंडी है, काशीपुर की मंडी है, तो काशीपुर की मंडी में इन्होंने क्या किया, भाव का क्या करा, इन्होंने बार्गेनिंग करनी स्टार्ट कर दी। बार्गेनिंग करने का मतलब ये है, सबसे पहले क्या हुआ, एक कभी कभी ऐसे भी होता था एमएसपी से ज्यादा प्राइस भी जा सकती थी, है ना, प्राइस क्या हो सकती थी, ज्यादा जा सकती थी, है ना, ज्यादा जा सकती थी।
फिर इसके बाद क्या होता था, कभी कभी मान लीजिए 2000 सरकार ने प्राइस निर्धारित किया एमएसपी का, और वो पहुंच रही है 3000 रुपए, ऐसा भी तो हो सकता है, एक कंडीशन ही होगा। अब ये जो व्यापारी थे, इन्होंने आपस में समझौता किया, इन्होंने आपस में समझौता किया कि एक कार्टेल बना ले। इन्होंने क्या किया, एक कार्टेल, एक गठबंधन टाइप का बना लिया कि कोई भी फसल आएगी तो हम उसे ज्यादा में नहीं खरीदेंगे, हम मान लीजिए 2100 रुपए में। इन्होंने बना लिया, कार्टेल बना लिया, ठीक है, इन्होंने एक ऐसा कार्टेल बना दिया। अब कार्टेल बना लिया, इसका हानि किसे होगी, किसानों को होगी, इसकी हानि किसे होगी, किसानों को होगी, हानि किसानों को होगी भाई। और दूसरी चीज क्या थी, एपीएमसी में, एपीएमसी मंडी में एक चीज थी कि जिसे बोलते हैं हम यहाँ पर, है ना, जिसे बोलते हैं शुल्क लेते थे, उससे बोलते थे व्यापार शुल्क, है ना। एक मिनट, उसका नाम मैं देख लेता हूँ एग्जैक्ट, उसका नाम है बच्चों, क्या नाम था, एक मिनट, हाँ, बाजार शुल्क, है ना, बाजार, बाजार शुल्क एंड कमीशन शुल्क, है ना, एक कमीशन शुल्क, बाजार शुल्क व कमीशन शुल्क। ये जो शुल्क है ये किसानों को देना पड़ता था। मान लो उनकी फसल की कीमत आई 2100 रुपए आई, फसल की कीमत 2100 रुपए आई, तो अब ये बाजार शुल्क और कमीशन शुल्क भी कौन देंगे, किसान ही देंगे। अब ये मान लीजिए आया 1000 रुपए आया, तो अब इन्हें फसल की जो कीमत मिलेगी वो 1900 रुपए मिलेगी, 1900 रुपए मिलेगी, ठीक है। अगर मान लो ये शुल्क आता है एपीएमसी मंडी में आता है ना, तो इससे क्या होगा भाई, इसके परिणाम स्वरूप भी किसानों को हानि होगी, व्यापार शुल्क में हानि होगी, है ना। और दूसरी चीज यहां पर यह थी कि भाई, अब मान लीजिए एक ये जो क्षेत्र था, रीजन था, यहाँ पर एपीएमसी मंडी थी काशीपुर वाली। अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ, इनका क्या हो गया, एपीएमसी मंडी का आधिपत्य हो गया, है ना, आधी, मतलब इनकी मोनोपोली हो गई, मोनो मोनोपोली हो गई इनकी, क्या भाई, यहाँ पर एपीएमसी मंडी की क्या होगी, मोनोपोली हो गई। अब ये जो रेट डिसाइड कर रहे हैं 2100 रुपए, तो ये 2100 रुपए ही डिसाइड हो रहा है रेट। अब इसके परिणाम स्वरूप यदि कोई, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था पतंजलि का, आपको एग्जांपल दे रहा था पतंजलि का, और पतंजलि इस बात को लेकर रेडी है कि भाई मैं जो 2100 की जगह, 2100 की जगह मैं यहाँ पर आपको क्या बोलकर 3000 रुपए दे सकता हूँ किसानों को, 3000 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को दे सकता हूँ। इस एक्ट की वजह से वो कभी भी किसानों के साथ खरीद नहीं कर सकती, है ना। क्या, एपीएमसी एक्ट लागू होने की वजह से कभी भी पतंजलि का जो आटा बनाने वाली कंपनी है, वो कभी भी किसानों से यहाँ पर खरीद नहीं कर सकती थी। क्यों, क्योंकि एपीएमसी एक्ट में प्रावधान था कि किसानों से केवल केवल कौन खरीद सकता है, आपकी एपीएमसी मंडी ही खरीद सकती है, कोई निजी व्यापारी भी नहीं खरीद सकता। तो इसका 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 नुकसान क्या होता था, प्रतिस्पर्धा में कमी आ जाती, प्रतिस्पर्धा में कमी आ जाती थी, ठीक है। ये हुआ एपीएमसी की कमी। क्या क्या कमी बताई मैंने, सबसे पहली कमी आपको मैंने ये बताई कि भाई प्रतिस्पर्धा में कमी हो जाती थी। क्यों, क्योंकि निजी निजी क्षेत्र को यहाँ पर खरीदने की अनुमति नहीं थी, पहले तो ये। दूसरा क्या था, ये व्यापारी कार्टेल बना लेते थे, और कार्टेल बनाकर प्राइस को, है ना, गेहूं की कीमतों को या जो भी फसल की उपज की कीमत थी उसे क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते थे। मैनिपुलेट का मतलब क्या हुआ, उतार चढ़ाव, अपनी इच्छा से उतार चढ़ाव करते थे, है ना। और तीसरी चीज मैंने आपको क्या बोला था कि भाई यहाँ पर व्यापार शुल्क, है ना, व्यापार शुल्क और कमीशन शुल्क भी देना पड़ता था, जो कि किसानों को एक अतिरिक्त रूप से उनका उनको पर बोझ। तो होप एपीएमसी की तुम्हें कमी पता चली होगी, एपीएमसी की कमी आपको पता चली होगी। बताओ बच्चों, सबको पता चली या नहीं चली, किसी को कुछ समस्या है तो बताओ, और फिर मैं समाधान करता हूँ। फिर हम आगे चलते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, है ना। कुछ समस्या है तो बोलो ना, सही है सब ना, बोलो भाई, सब बच्चे बोलो, कुछ समस्या है तो, ना, ठीक। क्या समस्या है ना, क्या बोले आकरण, क्या समस्या है बताओ। हम्म, किसकी समझ में नहीं आ रहा बोलो, ऐसा हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, है ना।
है ना, अर्चना, वंदना, और क्या बोलते हैं पूनम, प्रिया, सुमन, अभिजीत, है ना, आदिल और दानिश ने तो बोला, प्रियांशु, प्रियांशु तो है नहीं, विनय, जो भी कुछ लोग हो आप, अभिजीत, सब बोलो, ठीक है ना। अब नहीं आएगा तो मैं तुम्हें और अच्छे से समझाऊंगा। अभी एक बार और रिवीजन कर देते हैं, देखो एक बार और रिवीजन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, है ना। क्या है आपके, ये क्या है आपके, आपसे ही पुरानी, मैं समझ नहीं पाया, प्रिया क्या लिखा है तुमने, प्रिया मैं समझा नहीं, समझ में आ रहा है ना सौरभ, हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्यों प्रिया, दोबारा बताओ क्या समझा, मैं समझा नहीं। एपीएमसी होगा ये, एपीएमसी के तहत एमएसपी प्रणाली बता, अच्छा एपीएमसी तहत एमएसपी प्रणाली बता, देखो मैं थोड़ा सा जाना नहीं जा रहा था, लेकिन ध्यान से सुनो, ये भी सुनो, ठीक है। देखो एक होता है एफसीआई, एफसीआई गोदाम होते हैं, है ना। ये एफसीआई गोदाम होते हैं, इन एफसीआई गोदामों में क्या होता है, यहाँ पर ये किसानों से माल खरीदती है, इस पर एमएसपी से, एमएसपी पे, है ना, खरीदते हैं माल। अब यहाँ पर इन्होंने पैसा यहाँ पर खरीदा, और यहाँ पर खरीदने के बड़े सरकार के गोदाम होते थे, मान लो इन्होंने 3,000 रुपए में एमएस 2,000 रुपए की एमएसपी खरीदा, और यहाँ पर 1 या 2 रुपए में यहाँ पर इन्होंने बेच दिया। तो ये होता था एमएसपी सिस्टम, बेसिकली इस स्ट्रक्चर पर बनाई गई थी। लेकिन किसानों का शोषण ना हो, किसानों का शोषण ना हो, तो उस आधार पर इस प्रणाली को एपीएमसी मंडियों में भी लागू करने की कोशिश की गई, है ना, कि यहाँ पर भी लागू करने की कोशिश की गई। लेकिन भाग में क्या होता था, उतार चढ़ाव आता रहता था, है ना, उतार चढ़ाव आता रहता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मान लीजिए सरकार ने 2,000 की एमएसपी निर्धारित की, लेकिन फसल की कीमत हो गई मान लो 2,500 हो गई, यहाँ पर 2,500 हो गई, तो लेकिन ये जो कार्टेल बनाते थे, ये 2,100 रुपए मान लो यहाँ पर कार्टेल बना देते थे कि हम 2,100 रुपए से ज्यादा हम खरीदेंगे नहीं ना। तो ये था बेसिकली यहाँ पर एपीएमसी जो मंडी में ये एमएसपी खरीदते थे, है ना, ठीक है, ओके। एपीएमसी अपने हिसाब से शुल्क निर्धारित करती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, अपने हिसाब से शुल्क निर्धारित करती है। ये नहीं, इनकी भी ना, जैसे ये बाजार शुल्क है और कमीशन शुल्क है ना, वंदना क्या है, यहाँ पर जो बाजार शुल्क है और कमीशन शुल्क है, इनका भी कुछ परसेंटेज है ना, 1%, 2%, 3%, ऐसे कुछ परसेंटेज है जो कि हर स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करती है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करती है। यहाँ पर तो मैंने समझाने के लिए 1,000 रुपए बता दिया, है ना। इसका भी क्या होता होगा, कीमत होती होगी, जैसे मान लो 5%, तो 21 का 5% जितना भी हुआ, है ना, वो हम क्या बोलते हैं, वो होता था, ठीक है, 2100 हो गया लगभग 105 रुपए, तो 2100 में से 105 रुपए माइनस, इस तरह से रहता था। तो वो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन तब भी किसान के लिए तो बहुत है ना, 105 रुपए भी ना उसके लिए। तो ये होता था बेसिकली कमीशन शुल्क और व्यापार शुल्क, है ना। आगे देखो कहानी, हमने कहाँ तक पढ़ी, कहानी हमने यहाँ तक पढ़ी कि भाई आजादी के समय क्या होता था, किसानों से क्या होता है, किसान का शोषण होता था। ध्यान से सुनना जो भी मैं बता रहा हूँ, किसानों का शोषण होता है, साहूकार और बंधुओं के द्वारा होता था, वो ऋण देते थे और उनकी फसल को पौने पौने दाम पर खरीद लेते, ये होता था, किसानों का शोषण होता था, है ना। अब किसानों का शोषण हुआ, तो उस शोषण को रोकने के लिए फिर आजादी के बाद क्या लाया, हरित क्रांति का राउंड, है ना, जो एपीएमसी एक्ट लाया। उस एपीएमसी एक्ट में क्या हुआ, मंडी स्थापित की गई, और उस मंडी के तहत ये निर्धारित किया गया, एक होता था व्यापार क्षेत्र, है ना, एक होता था बाजार क्षेत्र, एक होता है बाजार क्षेत्र, ये बाजार क्षेत्र, है ना, एक होता था बाजार क्षेत्र। बाजार क्षेत्र का मतलब है कि ये एपीएमसी मंडी है, मुरादाबाद की मंडी है, तो मुरादाबाद के जितने भी किसान होंगे वो इस मंडी पे बेचेंगे, है ना, ये हो गया बाजार क्षेत्र, ठीक है। बेचेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप किसानों का शोषण तो रोकना बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ कमियां विद्यमान रही। क्या कमियां थी, उन व्यापारियों ने एक अपना कार्टेल बना लिया, एक गठबंधन बना लिया, उस गठबंधन से किसानों से पौने पौने दाम पर वो भी खरीदने लगे, है ना। तो कुछ तो शोषण रुका, लेकिन इतना शोषण नहीं रुका, है ना, कि जितना रुकना चाहिए था। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, व्यापार शुल्क और कमीशन शुल्क के नाम पर किसानों से क्या बोलते हैं, शुल्क लिया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों का लाभ कम होने लगा, है ना, ये भी हुआ किसानों के। और दूसरी तीसरी चीज यहाँ पर ये हुई कि निजी क्षेत्र
खरीद नहीं सकता था, तो निजी क्षेत्र नहीं खरीद सकता था, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को जो लाभ मिल सकता था वो लाभ भी नहीं मिल रहा, और एपीएमसी मंडियों को प्रतिस्पर्धा नहीं करने को मिल रही है। यदि मुझे ये पता चल जाए कि कोई एक और टीचर है जो मेरे से कई गुना अच्छा पढ़ा रहा है ना, कोई कई गुना अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप हो सकते हैं उस टीचर से पढ़ें, है ना। अगर मान लीजिए 3 टीचर आ गए, 3 टीचर में एक प्रतिस्पर्धा हो जाएगी कि भाई बच्चे उससे पढ़ने लगेंगे, उससे पढ़ने लगेंगे, उससे पढ़ने, मेरे से कोई नहीं पढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, मैं ऑटोमेटिकली क्या करूंगा, अपने कंटेंट में अपना मेहनत करनी शुरू कर दूंगा, और मेहनत करने का लाभ किससे मिलेगा, आप सबको मिलेगा। तो प्रतिस्पर्धा का लाभ ये होता है। अगर यदि ये चीज मुझे पता चल जाए कि मेरे अलावा कोई और पढ़ाने वाला नहीं है, तो मैं तो अपनी मन मर्जी से पढ़ाऊंगा, जो मुझे पढ़ाना होगा मैं वो पढ़ाऊंगा, उल्टा सीधा गंदा कुछ भी पढ़ा सकता हूँ। तो ये प्रतिस्पर्धा के ना होने के नुकसान है। तो जब प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही थी तो एपीएमसी मंडियों में क्या हो रहा था, यही हो रहा था, क्या कि भाई अपने आपस में कार्टेल बना लिया। किसान कोई कीमत लेके जाता, मान लो कोई फसल लेके जाता है ना, 2,000 रुपए उसका एमएसपी प्राइस था, क्या देते थे कि भाई इस फसल में कुछ खराबी है ना, हम इसे एमएसपी पर भी नहीं खरीद रहे, हम इसे एमएसपी पर भी नहीं खरीद रहे, जहां आपको ले जाना है वहां ले जाओ, है ना, जहां पर आपको ले जाना है वहां पर ले जाओ, आपकी इच्छा है कहीं पर जाकर बेच दो। तो 2,000 रुपए की जो फसल का एमएसपी का दाम था उससे भी कम पर बेच सकते थे। क्यों बेच सकते थे, क्योंकि एमएसपी पर कोई कानून तो नहीं बना हुआ ना, कोई कानून नहीं बना हुआ होता था, लेकिन क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये बेच लेते थे, खरीद लेते थे, है ना। एपीएमसी पर गवर्नमेंट का कमांड नहीं था गवर्नमेंट का कमांड देखो, अगर देखो क्या कमांड होता है मैं बताता हूँ, एक व्यवहारिक चीज बताता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने अपने क्षेत्र में देखा होगा, हमने आपको अपने क्षेत्र में देखा है कि हमारे यहाँ पर किसान मंडियों में लेके चले जाते थे, लेकिन व्यापारी खरीदते नहीं, वो कहते थे कि ये फसल बेकार है, ये कुछ भी है। तो फिर क्या हुआ, क्षेत्र विधायक जाता था, और क्षेत्र विधायक करता था एसडीएम पे फोन, डीएम पे फोन, ये व्यापारी खरीद नहीं रहे थे, और फिर व्यापारियों पे दबाव डाल देते भाई खरीदो, है ना, नहीं खरीदोगे तो फिर क्या करेंगे, वो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर देंगे एपीएमसी एक्ट का, एपीएमसी मंडी का तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर देंगे, और जब लाइसेंस रद्द हो जाएगा तो उसकी भाई रोजी रोटी छिन जाएगी व्यापारी की, तो वो खरीदता था दबाव में आने की वजह से, है ना। तो ये होता था अभी तक का सिस्टम, तो ये सिस्टम अभी तक चलता आ रहा था, किसान परेशान हो रहे हैं, ये हो रहा था, ये बेसिकली सिस्टम था। और दूसरी बात है ये कि जो एपीएमसी मंडी है, इस एपीएमसी मंडी का जो विकास देखने को मिल रहा है, विकास देखने को मिल रहा है, वो कहां मिल रहा है, पंजाब में, हरियाणा में और अपने वेस्टर्न यूपी में, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में इनका ज्यादा विकास है, मंडियों के जाल बिछे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने उधम सिंह नगर के बारे में बात बताता हूँ, उत्तराखंड का है, तो वहां पर उधम सिंह नगर है, एक जिला है, उस जिले में क्या तहसील है, हर तहसील में मंडी है। हमारे हमारी तहसील जसपुर है, तो जसपुर में भी क्या है, पास में ही है, वहां पर भी क्या बोलते हैं, किसान लेके चले जाते हैं, पास में काशीपुर है, काशीपुर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, मंडियां बनी हुई है, हर तहसील में मंडियां। अब कहीं कहीं आप देखोगे तो जो पिछड़े इलाके हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर पूरे जिले में ही मंडी नहीं है, मंडी है तो बहुत दूर है, तो इतने दूर लेके कौन जाएगा, किसान नहीं लेके जाएगा, तो फिर क्या करते थे वो व्यापारियों, फिर वो क्या करते थे, व्यापारियों को क्या करते हैं, बेच देते हैं, फिर मध्यस्थ बढ़ जाते हैं, फिर इसकी वजह से उन्हें 1 रुपए की वजह से नहीं, 50 पैसे की दर से उन्हें फसल बेचनी पड़ रही है। ये बेसिकली समस्या है इस एपीएमसी एक्ट की। अब आप समझ गए होंगे बिल्कुल क्या क्या समस्या है, ठीक है। समझे नहीं समझे क्या समस्या थी, अब कुछ जैसे कुछ भी डाउट आए ना, पूछो, जैसे वंदना ने पूछो, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, क्या समस्या है यहाँ पर, तो आपको और क्लियर चीजें होंगी, जितना ज्यादा आपको क्लियर होगी उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। ओके, चले फिर आगे बच्चों, है ना, समझ में आया हुआ एपीएमसी की क्या समस्या थी। अब क्या करा भाई सरकार ने, है ना, इस समस्या का समाधान करने की ही सरकार ने कोशिश की। क्या कोशिश की, अब हम उस कोशिश को पढ़ते हैं। ये जो हमारा एक्ट लाया गया है, ये एक्ट क्या, अभी मैंने आपको क्या बताया भाई, है ना, अभी मैंने आपको क्या बताया, ये बताया, एक मिनट, ये बताया कि भाई आपको यहाँ पर क्या है, किसान है, मंडी है, मध्यस्थ भी बीच में मिल जाते हैं, और यहाँ पर मंडी तो थी, और यहाँ पर फिर क्या थी आपकी, ये कंपनियां, ये सिस्टम है भाई आपका अभी तक, यहां से ऐसे ऐसे जा रहा है माल, ठीक है, कोई शक नहीं होना चाहिए।
अब देखते हैं भाई क्या था उससे, यहां से जा रहा है, यहां से यहां पर पहुंचा। अब जिस एक्ट में लाया गया, इस एक्ट में लाया गया कि भाई ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां हैं, अब ये जो कंपनियां हैं इनसे डायरेक्ट पैसा, इनसे डायरेक्ट उपज खरीद सकती। क्या लाया गया कि इनसे डायरेक्ट उपज खरीद सकती हैं, इससे किसानों से, ये लाया गया है, एक्ट लाया गया। ओके, कोई समस्या नहीं। अब क्या होगा भाई, ये 1 रुपए की जगह नहीं, अब मान लो यही वाला हमारा जो सिस्टम था, ये कंपनियां 3 रुपए में इसे खरीद लिया इसने। अब 3 रुपए में इसने खरीदी, जो पहले 6 रुपए में खरीद रही थी, वो ऑब्वियस वाली बात है, अब आटा पतंजलि, मान लो पतंजलि कंपनी है ना, तो ये आटा भी अब क्या देगी, कम कीमत पर देगी। सिद्धांतिक रूप से भी हम बात कर रहे हैं, सिद्धांतिक रूप से ना, जो होना चाहिए सिस्टम, क्या होगा कि ये इस तरह से ऐसे करेगी सरकार, तो ये सोच रही है कि भाई किसानों से खरीदेगी, 3 रुपए में खरीदी तो आटे की कीमत भी कम हो जाएगी और किसानों की भी आय में वृद्धि होगी। ये होगा अब सिस्टम। अब मंडी, अब चाहे तो किसान मंडी में बेच दे और चाहे तो यहाँ पर कंपनी को बेच दे, ये किसानों की इच्छा पर निर्भर करेगा। किसानों के पास तो अब ऑप्शन हो गए, अब कंपनी एक तो नहीं है, कंपनी तो बहुत सारी हो, तो बहुत सारी कंपनियां हैं और यहाँ पर क्या है, मंडी है, तो किसी को भी ये बेच दे, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन बिल्कुल नहीं। ये आपका ये विधेयक है, कृषि उपज एवं वाणिज्य सुविधा संवर्धन अधिनियम। क्या हुआ इस विधेयक में, क्या बोला, एपीएमसी जो मंडियां थी उनकी मोनोपोली यानी उनका आधिपत्य, एकाधिकार को समाप्त करने के लिए क्या लाया गया, ये विधेयक लाया। क्लियर हो जाना चाहिए आपकी वाली बात, क्लियर है आपको, है ना, ये यहाँ पर लाया गया। ठीक है, इसके साथ साथ इस विधेयक में और भी प्रावधान थे। प्रावधान क्या थे, एक ई ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। ई ट्रेडिंग, ई ट्रेडिंग का मतलब ई नैम लाया गया, ई नैम, NAM, ई नैम लाया गया। ई ट्रेडिंग का मतलब ये है, ई ट्रेडिंग का मतलब ये है, क्या मतलब है कि अगर आपको प्याज खरीदनी है, आपको प्याज खरीदनी है तो आप महाराष्ट्र के किसान से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर, ये यहाँ पर कोई व्यापारी है हमारा, यूपी का कोई व्यापारी है, यूपी का कोई व्यापारी है और महाराष्ट्र के व्यापारी से, महाराष्ट्र के किसान से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। किसके माध्यम से, इस ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कैसे, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। साल 2019 में मैं एक डाटा भी पढ़ रहा था, है ना, पढ़ाने के से पहले मैं बहुत सारे रिसर्च करता हूँ चीजों में, है ना, तो यही इस चीज का ही तो मेहनत है ना, वो मेहनत यही है। 2019 में क्या था, एक डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, गेहूं की जो कीमत थी आगरा की मंडी में, आगरा की मंडी में वो 2042 थी, 2042 थी। लेकिन यहाँ पर सिक्किम में, गंगटोक में इसकी कीमत 5,000 कितने समथिंग, कितना थी, 5102, 5102 रुपए थी ना। ये कोई डाटा याद करने का नहीं है ना, ये कोई डाटा याद करने का नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता रहा हूं। क्या सर ये आप है मतलब, क्या हुआ, वरना क्या हुआ, ई डेटिंग क्या है, ई ट्रेडिंग, हाँ ई ट्रेडिंग, ई ट्रेडिंग ऐप है ना, हाँ कोई ऐप है, हाँ हाँ हाँ, ये ऐप है, ठीक है, ओके। ई ट्रेडिंग ये ऐप है, ई ट्रेडिंग क्या है, ई नैम बेसिकली ऐप है, ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया सरकार ने। यहाँ पर सर्च करना, यहाँ पर आप जाके सर्च करना कि भाई ई नैम क्या है, यहाँ पर लिख लो क्वेश्चन में, ई नैम क्या है। ई नैम में ये होगा, देखो क्या होगा बताता हूँ, है ना। ई नैम क्या है, यहाँ पर अगर मान लो आगरा की मंडी में 2019 में कितने रुपए कीमत चल रही थी एक कुंटल की, और जबकि सिक्किम के गंगटोक में कितना चल रहा था, 5102 रुपए चल रहा था। एक देश में इतनी बड़ी कीमत, भाई कैसे संभव है। अगर मान लो यहाँ के किसानों को मौका मिल जाए, यहाँ के आगरा के किसानों से खरीदने का, या फिर उपभोक्ताओं को, सिक्किम के उपभोक्ता या कंपनी को यहाँ पर खरीदने का मौका मिल जाए, कितनी बड़ी समस्या का समाधान होगा। क्या समस्या समाधान होगा, इन्हें जो मूल्य की कीमत है वो इतने नहीं, कम से कम भी 3,000 रुपए तो मिल ही जाएगी, और इन्हें 3,000 में खरीदने को मिलेगा तो लगभग इन्हें 2,000 का लाभ होगा, इन्हें 1,000 रुपए की बचत हो जाएगी। कितना बड़ा सिस्टम है
है ना। तो क्या है, ई ट्रेडिंग को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। जब आपकी यहाँ पर मोनोपोली खत्म होगी, है ना, आप कहीं से भी खरीद सकते हो, तो पूरे भारत में भी कहीं से खरीद सकते हो। ये है जब एपीएमसी की मंडियों की आधिपत्य को हमने खत्म कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पूरे भारत में से कहीं से भी खरीद सकते थे। अभी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मान लो भारत है, ये भारत भारत है, भारत में इस स्थान पर एपीएमसी मंडी थी, है ना, केवल यहाँ का किसान यहाँ से खरीदता था। अब क्या हुआ, जब तुमने आधिपत्य समाप्त कर दिया, ये किसान क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। अब स्वतंत्र कैसे हो गया, यहां से भी खरीद सकता था और यहां से भी खरीद सकता है, कहीं से भी खरीद सकते हो, आप कुछ भी प्रोडक्ट कहीं पर भी खरीद सकते हो। कोई भी व्यापारी, है ना, सॉरी, किसान की जगह सब लोग व्यापारी। एपीएमसी, है ना, यहाँ पर क्या था, व्यापारी को केवल केवल यहां से ही खरीदने की जरूरत थी। अब क्या हुआ, अब ये कहीं से भी खरीद सकता है, कहीं से भी खरीद सकता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, रेट में क्या होगा, लोगों को फायदा नजर आएगा। तो क्या हुआ, आपने विशेषता जान ली इस एक्ट की, क्या विशेषता है। पहली क्या हुआ, एपीएमसी मंडियों के आधिपत्य को क्या हुआ, हमने तोड़ दिया। दूसरा, हमने ई ट्रेडिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, बढ़ावा दिया। एक तीसरी चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर एपीएमसी मंडी थी, है ना, एपीएमसी मंडी थी, उन एपीएमसी मंडियों में अभी मैंने आपको क्या बताया था, व्यापार शुल्क लगता था, और क्या लगता था, कमीशन शुल्क लगता था, और कमीशन शुल्क लगता था, व्यापार शुल्क और कमीशन शुल्क लगता था, है ना। लेकिन यदि अब यहां पर मुरादाबाद है, मुरादाबाद में एक एपीएमसी मंडी है, एपीएमसी मंडी है, एक है, मान लीजिए कोई व्यापारी खरीद रहा है, कंपनी उम्पनी जो भी कुछ खरीद रही है, या फिर एक निजी मंडी की स्थापना कर दी। एपीएमसी मंडी के अलावा एक निजी मंडी की स्थापना कर दी, टाटा आया, टाटा या रिलायंस आई, उसने एक निजी मंडी की स्थापना कर दी। इस एपीएमसी मंडी में व्यापार एवं कमीशन शुल्क लग रहा था, लेकिन यहाँ पर यदि निजी क्षेत्र की कोई मंडी होगी, वहां पर व्यापार शुल्क, कमीशन शुल्क नहीं लगेगा। एक इस विधेयक में प्रावधान ये है। ध्यान रखना क्या प्रावधान है ये, अभी हम इसकी आलोचना भी करेंगे, ध्यान से सुनना। कौन कौन से थे, पहला था, अभी मैं आपकी क्लास 15 मिनट और ले लूंगा, ठीक है, फिर बाद में हम कल से वो कंटिन्यू करेंगे तीन विधेयक के बारे में। अब थोड़ा सा, आज थोड़ा सा डीप हो गया, कल से और थोड़ा सा आसान में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो क्या है, पहला क्या है, पहला मैंने क्या बोला, यहाँ पर एकाधिकार समाप्त हो गया। दूसरा क्या हुआ, आपका ई ट्रेडिंग सिस्टम लगा, इसके तहत पूरे भारत से कहीं से भी माल खरीद सकते थे। और तीसरा क्या हुआ, यहाँ पर आपको एपीएमसी मंडी के अलावा यदि कोई निजी मंडी लग रही है, या कोई व्यापारी आ रहा है, खरीदना चाह रहा है, तो उसे व्यापारी को कमीशन नहीं देना पड़ेगा, है ना। तो ये इसका फायदे हो, ये इसके प्रोविजंस है ना, ये इसकी विशेषताएं हैं जो इसमें बोली गई हैं, हमारे यहाँ पर इस एक्ट में बोली, ठीक है। इस एक्ट का लाभ क्या होगा, इस एक्ट का लाभ क्या होगा, जल्दी से हम समझते हैं इस एक्ट का लाभ क्या होगा, है ना। लाभ, तीन प्रबंध, जल्दी जल्दी लिख रहे हो ना बच्चों, आप एक एक चीज जो मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो कोशिश करो आप भी साफ साफ लिखते हुए चलो, है ना। अब भाई समझते हैं, हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे हैं लाभ के बारे में। विशेषताएं आपने पढ़ ली, तीन विशेषताओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब पढ़ते हैं आगे की विशेषताओं के बारे में, और वो विशेषताएं, वो लाभ के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो लाभ क्या हुआ, अब लाभ अपना आप बता के चलोगे। अब क्या, आपकी बुद्धि खुल गई है, ठीक है, आपकी बुद्धि खुल गई है। आप देखो, आप कितनी चीजें आसान हुई, अपने दिमाग में सोचो, ठीक है। यदि वही एकाधिकार समाप्त हो गया, तो अब क्या होगा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, भाई प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। अब प्रतिस्पर्धा को जब बढ़ावा मिलेगा, है ना, तो इससे क्या फायदा होगा, किसानों को कीमत अच्छी मिलेगी, कीमत अच्छी मिलेगी, किसानों को कीमत अच्छी मिलेगी, है ना। और अच्छा, तुम बताने जा रहे हो, बताओ, कोई बता रहा है ना, ठीक है। नहीं, अगर किसी को कोई लाभ समझ में आ रहा है तो वो अपना शेयर भी कर सकता है। अब धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना, है ना। ये होगा, लाभ हो गया। प्रतिस्पर्धा, दूसरा क्या होगा, मध्यस्थ की समाप्ति हो गई, मध्यस्थ की समाप्ति हो गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मध्यस्थ की समाप्ति हो गई। फिर अगली चीज भाई आ जाओ, क्या चीज होगी, मध्यस्थ की समाप्ति होगी, है ना। दूसरा हुआ आपका एक, एक देश एक बाजार, एक देश एक बाजार,
हुआ नहीं हुआ, हो गया। अब कहीं का किसान कहीं भी खरीद सकता था। पहले क्या था, विखंडन था मार्केट, मार्केट का क्या था, विखंडन था, है ना। कृषि के लिए जरू जरूरत क्या है, कृषि के लिए जागरूकता, कृषि के लिए जागरूकता, अभी मैं समझा नहीं, ठीक है। कृषि के लिए एपीएमसी खत्म, एपीएमसी तो खत्म हो गई, उससे ही तो होगा ना फायदा, उसी के हम फायदे के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ना, है ना। कृषि में जागरूकता बढ़ेगी, ओबीसी वाली बात है, जागरूकता बढ़ेगी कि अब किसानों के पास इंफॉर्मेशन रहेगी कि भाई हमें कितनी कीमत पर खरीदना है, कितनी कीमत पर बेचना है, ये भी एक पॉइंट है, एग्रीकल्चर बाजार होगा। अब दूसरा चीज ये है, ध्यान से समझो। अब पहले क्या था, एपीएमसी था, एपीएमसी की मंडी थी, और दूसरा क्या था, एपीएमसी की शुल्क की समाप्ति, सही बात है, शुल्क की भी समाप्ति होगी, बिल्कुल बात सही है। अब क्या है, देखो एपीएमसी मंडी थी, अब ध्यान से सुनना, अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो सुनो। अब एपीएमसी की मंडी थी और इसके सामने कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, एपीएमसी की मंडी थी, इसके सामने कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। अब क्या हुआ, इसके सामने हो गई प्रतिस्पर्धा। अब प्रतिस्पर्धा हो गई, जो एपीएमसी में कमियां थी, एपीएमसी में कमियां थी, ये कमियां तो सुधारने की कोशिश करेगा। जैसे जो अभी मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि भाई कोई टीचर है, कंपटीशन नहीं है तो नहीं कर रहा, मनमानी कर रहा है। अब लेकिन क्या है, अब प्रतिस्पर्धा आई, प्रतिस्पर्धा निजी कंपनियों से है, निजी मंडियों से प्रतिस्पर्धा है, तो एपीएमसी की भी क्या होगा, धीरे धीरे ये अपने आप के अंदर सुधार करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई इसका लाभ हो गया, है ना। ये हो गया इसके लाभ के बारे में, और भी बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, जो भी आप सोचो लिखो। मीन्स में क्या होता है, इसी ये चीज पॉइंट फॉर्म में लिखी जाती है, पॉइंट फॉर्म में आंसर ऐसी होता है। सर हल्के हल्के बोलो, आवाज कट रही है, ठीक है, आवाज कट रही है, ओके ठीक है, हल्के हल्के बोलते हैं, लेकिन बस लास्ट में हम समझते हैं समस्याओं के बारे में, हम समझते हैं समस्या, क्या समस्याएं हैं इसमें एपीएमसी एक्ट में। समस्या देखो ध्यान से, जो किसान आंदोलन विरोध कर रहे हैं वो विरोध बेसिकली इन समस्याओं की वजह से ही कर रहे हैं। क्या समस्या है, अब ध्यान से समझो। आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, अब देखो एक है एपीएमसी मंडी जो कि दे रही है व्यापार शुल्क, व्यापार एंड कमीशन शुल्क, ध्यान से सुनना, व्यापार और कमीशन शुल्क दे रही है, और एक निजी मंडी होंगी या व्यापारी होंगे, निजी मंडी और या व्यापारी होंगे। अब एक बार बता दो मेरा सिंपल सा भाई बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे व्यापार शुल्क देना पड़ रहा है, यहाँ पे व्यापार शुल्क नहीं देना पड़ रहा है। तो अब धीरे धीरे होगा क्या, किसान जो है, किसानों को ऑप्शन मिलेगा तो किसान किस पर जाएंगे, इनके पास जाएंगे। और क्या होगा, एपीएमसी मंडी क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे इनका क्षरण होना हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएंगी। जब समाप्त हो गई तो इनका एमएसपी सिस्टम भी एक बार को समाप्त हो जाएगा। जब समाप्त हो जाएगा, अब इनके पास क्या आगे, मनमानी करने की इच्छा आ गई, मनमानी करेंगे ये। भाई इनके पास तो ये ऑप्शन तो है नहीं किसानों के पास। अब ये जो व्यापारी होंगे, व्यापारी क्या करेंगे, आपस में फिर गठजोड़ बना लेंगे, और फिर क्या होगा, किसानों को अब एमएसपी की कोई सुरक्षा नहीं है। अब क्या होगा, धीरे धीरे किसान क्या करेंगे, किसान को, ये व्यापारी क्या करेंगे, कंपनी वाले क्या करेंगे, किसानों को औने पौने दाम पर क्या बोलते हैं, इनकी उपज लेंगे। ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है, इसी आधार पर किसान विरोध कर रहे हैं। ठीक है, किसान इसी आधार पर विरोध कर रहे हैं, है ना। फिर हम दूसरी और समस्याओं के बारे में आते हैं, देखो ठीक है, क्या पूछ रहे हो, आपने खत्म होने के बाद निजी व्यापारी कुछ भी करेंगे, सही बात है, एपीएमसी खत्म होने के बाद कुछ भी करेंगे, कंपनी राज आ जाएगा, वेरी गुड बंदा। तो ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह की समस्या आएंगी, है ना, कंपनी राज है, मनमानी करेंगे ये व्यापारी, निजी कंपनियां, कॉर्पोरेट राज आ जाएगा, है ना। ये बात बोल रहे हैं। दूसरा यहाँ पर और एक और समस्या क्या है, देखो अब ध्यान देना, एक है एपीएमसी की मंडी, इन्हें कौन नियंत्रित करता है, राज्य सरकार, इन्हें करती है राज्य सरकार, नियंत्रित करती है, याद रखना, एपीएमसी मंडी को कौन नियंत्रित करती है, राज्य सरकार नियंत्रित करती है। लेकिन जो ये खेती, ये है भाई, एपीएमसी मंडी को हम बोल सकते हैं यहाँ पर व्यापार क्षेत्र, है ना। तो व्यापार क्षेत्र को कौन नियंत्रित कर रहा है, राज्य सरकार नियंत्रित कर रही है। लेकिन यदि कंपनी वाला आएगा, जो कंपनी होगा, इस कंपनी के नियंत्रित करने का जो काम करेगा वो करेगी केंद्र सरकार। कौन करेगी, केंद्र सरकार, ये करेगी, केंद्र सरकार करेगी, है ना।
केंद्र सरकार करेगी और यहाँ पर राज्य सरकार करेगी। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक द्वैध शासन की व्यवस्था आ जाएगी। द्वैध शासन का मतलब ये है एक व्यक्ति पर ही दो लोग शासन कर रहे हैं, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी, है ना। किसानों की उपज पर दो व्यक्ति है, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी। तो इससे क्या होगा, विनियामक क्षेत्र में क्या होगी, कठिनाई होगी, है ना, और इससे किसानों का भला नहीं होगा। एक पॉइंट आपका ये हुआ, ठीक है। और दूसरा हो गया भाई बच्चों आपका ये, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बिहार, है ना। देखो बिहार में, केरल में, है ना, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, है ना, मणिपुर में, इवन मणिपुर में भी है शायद, मणिपुर का मुझे कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म कर लेना। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, बिहार, केरल और ये दादरा नगर हवेली और ये दमन एवं दीव, इनमें क्या है, ये एपीएमसी व्यवस्था नहीं है। वहां पर क्या है, ऑलरेडी जो सुधार लाने की कोशिश हो रही है वहां वो पहले हो चुका है ना। अब उनका अनुभव देखते हैं, उनका अनुभव ये है, जैसे मान लो बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट को समाप्त किया गया, यानी कि अब वहां पर मंडियों का कोई प्रभुत्व नहीं रहा, जो सिस्टम अपनाने की कोशिश कर रहे बिहार में हुआ गया। उसके बाद ये होता है बिहार में जो हमें देखने को मिलता है, किसानों को फिर क्या बोलते हैं, उच्च लेन देन शुल्क देना पड़ रहा है, लेन देन शुल्क देना पड़ रहा है। जो यहाँ पर मंडियां बनी हुई थी एपीएमसी की, उनकी व्यवस्था क्या हो गई, खराब हो गई, अवसंरचना क्या हो गई, खराब हो गई। जो मंडियां थी उनकी अवसंरचना खराब हो गई, और किसानों के पास सूचना ही नहीं है कि कितना दाम चल रहा है, कितना दाम मार्केट में चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब क्या बोलते हैं, मार्केट में चल रहा है 3,000 का दाम। गांव का एक सासाराम, सीतामढ़ी, छोटे छोटे बिहार के जहां बाढ़ आती है, उन्हें यही नहीं पता कि किसान के मतलब बाजार में कीमत कितनी चल रही है। कोई कंपनी आएगी, बोलेगी वही क्या बोलते हैं 1,500 1,500 चल रहा है, और चल रही है 3,000। उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कितना मार्केट में रेट चल रहा है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन पहुंचाने की तो जरूरी है ना छोटे छोटे किसानों को। तो जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, तो तब तक ये जो कानून है अच्छी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। तो ये बिहार में समस्या देखने को मिलती है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, किसानों के पास मंडी की जो संरचना थी वो समाप्त हो गई, और वहां पर क्या है, बेसिकली अवार्ड सिस्टम, जो वहां पर किसानों की उपज खरीदने की जो प्रणाली थी, उसकी जो देख रेख कर रहा था, वो बेसिकली बिहार में एक उप विभागीय अधिकारी होते हैं, विभागीय अधिकारी होते हैं, तो ये कर रहे थे। तो एक तरह का फिर वो प्रशासनिक सिस्टम आ गया, है ना, वही जो लाइसेंस लास्ट टाइप का जो 1991 से पहले होता था, ये अधिकारी होते हैं, करप्शन कर रहे हैं, बहुत सारी समस्या आ जाती थी। तो ये सब समस्या है जिसके आधार पर हम इस एक्ट का विरोध कर सकते हैं, समस्या लिख सकते हैं, और ये किसान इस आधार पर ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, इस एक्ट की समस्याएं हैं, है ना। और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जो आपकी बुद्धि पर निर्भर करेगी, आपकी सोचने की क्षमता पर निर्भर करेगी, वो मैं आप पर छोड़ दे रहा हूँ। अब इसका जो समाधान वाली बात है, इसके समाधान भी बहुत सारे हो सकते हैं। क्या समाधान हो सकते हैं, भाई किसान और सॉरी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो हम शुरुआत में हम ये भी कर सकते हैं, कि भाई आप चाहो तो क्या बोलते हैं, उन राज्यों को छोड़ दो। कुछ राज्य है जहां पर जो जिनकी डिमांड कर रहे हैं, वहां पर एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत उन राज्यों में पहले लागू किया जाए, है ना, बजाय कि पूरे भारतवर्ष में लागू करने के। ये भी वो एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरे ऑप्शन यहाँ पर ये है, जो समस्या का समाधान है, समस्या समाधान क्या होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसानों के पास इंफॉर्मेशन की कमी है, तो इस इंफॉर्मेशन की कमी को बताने के लिए क्या बोल सकते हो आप, पहले सरकार क्या करे, इस फील्ड में काम करे कि जितनी भी सूचनाएं हैं वो लोगों तक आसानी से पहुंच बने, उसके लिए प्रयास किया जाए, है ना। और भी क्या क्या समस्या है, मान लीजिए ये जो समस्या है, ये इसकी यहाँ पर इस समाधान में एपीएमसी और ये व्यापार क्षेत्र में तो एक ही विनियामक होना चाहिए, जो कि एपीएमसी मंडी को यानी व्यापार क्षेत्र को रेगुलेट करेगा, और एक दूसरा जो बाजार क्षेत्र को रेगुलेट करेगा जहां पर कंपनियां खरीदी। तो एक ही विनियामक होना चाहिए। और भी यहाँ पर पॉइंट हम बोल सकते हैं, है ना। कुछ भी जैसे जो समस्या आपको नजर आ रही है, उन समस्याओं का समाधान आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो एक और चीज, देखो ध्यान से सुनना, एक
इनका एक विरोध इस वजह से भी हो रहा है। वो विरोध इस वजह से क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनना, क्यों विरोध हो रहा है। एक तो जो कृषि है, ये है भाई राज्य सूची का विषय, तो राज्य सरकार को होना चाहिए था कानून बनाना, लेकिन केंद्र सरकार ने इन संघीय व्यवस्था को तोड़ते हुए ना संघवाद को मतलब क्या बोलते हैं उसे हटाते हुए, मतलब शब्द नहीं मिल रहा मुझे क्या बोलूं, संघवाद का सम्मान नहीं किया है ना, संघवाद का सम्मान नहीं किया और राज्य सूची पर ही कानून बना, है ना। तो ये भी एक चीज गलत है। मतलब लोग इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि ये संघवाद की भावना के खिलाफ ये बिल, है ना, क्योंकि कृषि राज्य सूची का विषय है और आपने यहाँ पर कानून बना दिया, इस बात का भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये है कि ये लाया कब गया था, कोरोना टाइम में ना, जब लॉकडाउन था, है ना, लॉकडाउन था और अध्यादेश के रूप में लाया गया। इतनी भी क्या जरूरत आ गई थी कि अध्यादेश लाया गया, ऑर्डिनेंस लाया गया, है ना। ऑर्डिनेंस क्या होता है आपको सब पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बाद में बता देंगे ना। इस संसद से पारित नहीं किया गया, मात्र राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया और ये अध्यादेश के रूप में लागू हो गया, है ना। तो जल्दबाजी में लागू किया गया, किसानों से पूछा नहीं गया, लोकतंत्र कहाँ चला गया। तो ये इसे बेसिकली ये इस तरह की समस्या यहाँ पर देखने को मिली है ना, इस विधेयक में। अब हम जो दो विधेयक और बचे हैं वो कल हम जल्दी जल्दी से हम खत्म करेंगे और फिर बस इसी तरह से आपका क्लास चलेगी और फिर हम आगे कुछ जैसे भारत नेपाल, भारत चाइना, कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इश्यूज हम पढ़ेंगे और भी जितने भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे आप मेरे से बोलना, मैं उस पर भी कुछ वीडियो है ना इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। फिलहाल है ना 10-12 दिन तो नहीं, 8-9 दिन हमारे यहाँ पर इस तरह की क्लासेस चलेगी। मैं आपको सोचने का तरीका बताऊंगा। आई होप कि आज आपको कुछ सोचने का मौका मिला होगा, कैसे हम सोचते हैं, ठीक है, कैसे हम चीजों को डील करते हैं। कोई भी चीजें मान लीजिए मैं जो चीजें बता रहा हूँ उससे अच्छी चीज भी आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला भी है ना। सौरभ क्या बोले हैं, सर सरकार एमएसपी ट्राई कर सकती है, एमएसपी तय कर दे। हाँ, एक ऑप्शन देखो, समाधान ये बोला कि सरकार ये बोले कि जो निजी सेक्टर के लोग हैं वो भी क्या हुआ एमएसपी पर ही खरीदे, ठीक है, एमएसपी पर ही खरीदे। वेरी गुड सौरभ, बहुत अच्छा बताया कि भाई एमएसपी पर ही आप क्या बोलते हैं इन दामों को खरीदे, चाहे कंपनी हो चाहे भाई एपीएमसी मंडी हो, तो फिर तो कोई समस्या का समाधान ही हो गया, है ना। तो ये भी चीज अच्छी है। अब जब किसान ये बोल रहे हैं कि तीनों बिल वापस लो वरना हम धरना नहीं हटेंगे, तो ये चीज भी गलत है, इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए, है ना। सर एमएसपी को लागू होती, एमएसपी तो लागू होती थी कहाँ पर, अरे हर जगह लागू नहीं होती ना। एमएसपी कोई जरूरी नहीं है, सरकार ने बोला कि एमएसपी इतनी है, मान लो एमएसपी को बोला कि भाई 1925 रुपए है एमएसपी, है ना, गेहूं की अभी हाल ही में है, अभी करंट अफेयर्स का डाटा बता रहा हूँ, अभी सरकार ने निर्धारित कितने की है, 1925 निर्धारित किया। अब 1925 रुपए निर्धारित तो कर दी है, अगर मान लो वहां पे मंडी नहीं है तो तुम कहाँ बेचोगे, ये कोई वैधानिक थोड़ी ना है। अभी जैसे वैधानिक का मतलब ये हो गया, आपको ये वाली बात बोली गई है, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए के हिसाब से आपको राशन की दुकान पे अनाज मिलेगा। अब सरकार को देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए देना पड़ेगा। ये क्या है, संसद से पारित हुआ है ये वाली बात कि भाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 ये क्या हुआ है, पारित हुआ है संसद से, अब सरकार को देना पड़ेगा। और एमएसपी में क्या है, एमएसपी में संसद से पारित नहीं हुआ है ये एमएसपी को ही, सरकार ने बस बोल दिया हम एमएसपी पे खरीदेंगे। खरीदेंगे उसकी मर्जी है, खरीदो या नहीं खरीदो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है, मतलब वो नहीं है जवाबदेही कि वो खरीदना ही पड़ेगा, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। दो चीजें होती है, संसद ने पारित कर दिया, एक सरकार ने बोल दिया, सरकार ने बोल दिया उसकी मर्जी है वो खरीदे ना खरीदे। एक बार हुई जो संसद से पारित हो गया तो अब क्या है, सरकार को खरीदना पड़ेगा, है ना, उसे उस मूल्य पर एमएसपी को खरीदना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसे पारित नहीं किया है। तो बताओ आज की बस हो गया, आज की क्लास चलो खत्म करते हैं। अब बताओ, ठीक है, ठीक है, और इस आईडी पे ही रोज आना, डेली आपका इस आईडी पर जाना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, आपको आज की क्लास कैसी थी, कुछ समस्या है तो फीडबैक दे सकते हो मुझे, व्हाट्सएप पे भी दे सकते हो, यहाँ पर भी दे सकते हो, सब बच्चे, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा, क्लास बहुत अच्छी थी, थैंक यू, ओके, है ना, मैं आ गया, ठीक है भाई आदिल, बड़ा बढ़िया, ठीक है। अब इसी नोट्स बनाओ। अब क्या है ना, कुछ पॉइंट आपको एक ऐसे यूनिक लगेंगे जो मुझे भी नहीं पता होंगे, अगर ऐसे पॉइंट लग रहे हैं तो ऑब्वियस वाली बात है आपका काम क्या होना चाहिए, मुझे भेजना होना चाहिए, मुझे साझा करना होगा
सही है ना, ये चीजें आपको पता चल जाएगी, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज फिर और कौन कौन बच्चे जुड़े हुए थे हमसे, 10 बताओ। 14 बच्चे थे, 9 बच्चे हो गए लास्ट तक आते आते। पेशेंस रखो, अभी 3 घंटे क्लास कहाँ पढ़ लेंगे, आई डोंट थिंक कि ये पढ़ पाएंगे, है ना। ठीक है, एनीवे चलिए। सुमन, ठीक है, ओके, अकरम, वंदना, अभिजीत, पूनम, आदेश, सब लोगों को धन्यवाद, आदिल, है ना। ठीक है, कल मिलते हैं फिर हम 4 बजे, ठीक है, ओके बाय।